हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे अरब नेशंस, इस्लामिक नेशंस, यूएस, हमास सब के सब एंटर कर चुके हैं, और मैं पूरा ब्रीफली आपको बताऊंगा कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हुआ क्या है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इजराइल पैलेस्टीन इशू के बारे में बात करूं या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अब यहां पे अगर आपकी डिमांड होगी तो हम आने वाले टाइम पे बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली इन चीजों को डिस्कस करेंगे, बट यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आई प्रॉमिस यू, आप टिके रहिए, आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा जो कि अब तक हुआ है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, एज आई ऑलवेज से एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब देखिए बात क्या हो चुकी है या मुद्दा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। अब इजराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हैप्पी नहीं है। अब आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का एलाय है इजराइल, राइट? अब वो क्यों हैप्पी नहीं है कि किस तरीके से यूएस जो है सीक्रेटली हमास के साथ में बात कर रहा है। अरे अगर सीक्रेटली बात कर रहा है तो इजराइल को कैसे पता चला? इजराइल को काफी चैनल्स के थ्रू पता चला। तो अब इशू क्या है? अगर वो बात भी कर रहा है तो इजरायली जो आपके पीएम हैं बेंजामिन नेतान्याहू, उनको दिक्कत क्या हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और एकदम फ्लो से होते हुए दूंगा। अभी पहले मैं आपको सिर्फ एक न्यू डिस्कस कर लेता हूं कि क्या चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद में ट्रंप जो है वो डिफेंड करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो ये बात हो रही है आपके भले के लिए ही हो रही है। अब उसमें क्या पॉइंट्स हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको जानना यह जरूरी है कि एटलीस्ट चीजें हो क्या रही हैं और कैसे हो रही हैं। यहां तक क्लियर हुआ कि इजराइल हैप्पी इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस हमास के साथ में सीक्रेटली बात कर रहा है, लेकिन ट्रंप उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि हम हमारे भले की बात कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इस मैप पे ध्यान देना है, आपको पहले ये चीज समझनी है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स, अब जो मेरे ऑलरेडी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको पता है इसके बारे में, तो ठीक है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, और जो नए व्यूवर्स हैं उनको ध्यान और फोकस करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहां पे आपको पता है कि ये है इजराइल, ठीक है? अभी ध्यान रखिएगा, ये है इजराइल, यहां पे आपको दिखा ईरान, ठीक है? यहां पे आपको दिखा यमन, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई एकदम। अब यमन में कौन रहते हैं? एक मिलिटेंट ग्रुप रहता है जिसका नाम है हाउदीज, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में गाजा पट्टी पे एक आपका रहता है मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम है हमास। फिर उसके बाद में ये है लेबनन, लेबनन में एक और मिलिटेंट ग्रुप रहता है जिसका नाम है हेजोबुल्लाह। अब ये तीनों के तीनों मिलिटेंट ग्रुप जो हैं प्रॉक्सीज हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है ईरान के द्वारा, जिससे कि वो इजराइल का इंफ्लुएंस कम कर सके। और इजराइल का अगर इंफ्लुएंस कम करेगा, जो कि अलाय है यूएस का, तो यूएस का भी इंफ्लुएंस यहां पे कम होगा। यहां तक समझ में आई? इसी वजह से क्या कर रखा था ईरान को, ईरान इसको अपना क्या कहता है? ईरान इसको अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। क्या कहता है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे कि ये इंफ्लुएंस को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिक आपको समझ में आया, राइट? क्योंकि इस रीजन में चाहता है कि ईरान सुपर पावर या फिर ईरान एक रीजनल प्लेयर निकल के आए, लेकिन यहां पे यूएस चाहता है कि उसका एक अलाय रहे जो कि इजराइल है। अब यहां तक आपको बात समझ में आई? अब होता क्या है, ये आपकी गाजा पट्टी है जिसपे हमास है। तो भैया इजराइल ने अपनी यहां पे एक डिवीजन बना रखा था, गाजा डिवीजन, जहां पे उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास क्या करता है? इन इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक कर देता है। अब इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इजरायली मिलिट्री ने एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोब चलाई, उसके बाद में उन्हें पता चला कि वी हैव फेल्ड बिकॉज वी वर नॉट एंटिसिपेटिंग, हमको पता नहीं था कि हमास इस तरीके से अटैक कर देगा। और हमास इसकी प्लानिंग 2017-18 से कर रहा है, जहां पे वो बहुत सारे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के साथ में मिलके ट्रेनिंग करता था, मिलिट्री ड्रिल्स करता था, कैसे हॉस्टेजेस को कैप्चर किया जाएगा, कैसे जो आपकी जो सीज फायर, सॉरी, जो वॉल्स हैं कंक्रीट की, या फिर जो तारे लगा रखी हैं, जो फेंसेस लगा रखी हैं, उसको कैसे क्या नाम है, ब्रेक किया जाएगा, वो सारी चीजों के बारे में प्लान कर रहा था, और ये सब कुछ चला आ रहा था। अब इस वॉर को क्या है, लगभग हो चुके थे 15 महीने, ठीक है? कभी जो हाउदीज हैं यमन के, वो अटैक कर दे रहे हैं इसराइल के ऊपर, कभी जो हिजबुल्लाह है वो अटैक कर दे रहा है, कभी हमास अटैक कर दे रहा है, कभी इसराइल यहां पे अटैक कर दे रहा है। और इसमें हिजबुल्लाह जो लीडर है, जो हमास के लीडर हैं, याया सिनवार, और हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह, ये सब मारे जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह की एक तरीके से तो इसराइल ने कमर तोड़ दी है। लेकिन 15 महीने के बाद में होता क्या है? इसमें आता है पहला सीज फायर। अब आपको पता है कि टेम्पररी सीज फायर डील चल रही है, जिसके 3 फेजेस होने वाले हैं, राइट? जिसके क्या होंगे? 3 फेजेस होंगे। आपको यहां तक चीज समझ में आई?
कितने फेजेस? 3 फेजेस। अब इस सीज फायर डील में क्या डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है, जो कि 15 जनवरी को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लगी थी, ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी इजरायली फोर्सेस ने पैलेस्टीनियंस को प्रिजनर बना रखा है वो एक्सचेंज करेंगे हमास के साथ में, किनके साथ में? इजरायली हॉस्टेजेस के द्वारा, जो कि हमास ने बना रखे हैं। राइट, आपको ये चीज समझ में आई? हमास ने कुछ इजरायली हॉस्टेजेस को पकड़ रखा है, राइट, क्योंकि जब वो एंटर करे थे 7 अक्टूबर 2023 तो वो काफी सारे अराउंड 251 हॉस्टेजेस को लेकर चले गए थे, और इजराइल ने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को बना रखा है। तो इसमें सबसे पहले यही बात होती है फर्स्ट सीज फायर में कि आप क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, राइट। उधर से इजरायली आएंगे, इधर से पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स जाएंगे, पहली चीज। धीरे धीरे इजराइल जो है विड्रॉ करेगा, और ये डिमांड करी गई थी कि हमास जो है अपने आर्म्स छोड़ देगा और फिर उसके बाद में दोबारा से अटैक नहीं करेगा, ऐसा। लेकिन पहली सीज फायर डील में सिर्फ एक्सचेंज की बात हुई थी। अब दूसरी सीज फायर डील में होता क्या है? ठीक है, दूसरी सीज फायर डील में यह होता है कि अब हमास ये कहता है कि हमें परमानेंट ट्रूस चाहिए, हमें परमानेंट एक डील चाहिए, राइट। लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि अभी आप जो फर्स्ट सीज फायर है उसको 6 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, जिस तरीके से रमजान चल रहा है। शायद इजराइल की ये स्ट्रैटेजी है कि वो जितने ज्यादा जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको ला सकता है उनको लिया है, और जितने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स उसके एक्सचेंज में भेजने हैं वो भेज दे, राइट। उनका ये प्लान है। और इजराइल का एक प्लान ये है कि वो हमास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिससे कि फ्यूचर में जाके ऐसी दिक्कत ना हो। और एक तरफ हमास ये बोल रहा है कि आप परमानेंट पीस डील ले आइए। परमानेंट पीस डील में क्या होगा कि भैया हम डिसआर्मामेंट कर लेंगे, हम आर्म्स छोड़ देंगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं ये शक है कि हो सकता है कि हमास दोबारा से इन्वेड कर जाए, दोबारा से अटैक कर दे, और दोबारा से इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो ये सारी मेंटालिटी है, लेकिन इजराइल उस चीज को मान नहीं रहा है। अब जो फर्स्ट सीज फायर डील चल रही थी उसके बाद में 10 फरवरी, अब इजराइल भी क्या है, थोड़ा सा मतलब परेशान तो करता ही है। 10 फरवरी को क्या हुआ, इन्होंने दोबारा से एयर स्ट्राइक्स कर दी। अगर सीज फायर चल रहा है तो आपने एयर स्ट्राइक्स क्यों करी? फिर उसके बाद में 11 फरवरी को क्या होता है कि हमास बोलता है कि अगर आप ऐसे एयर स्ट्राइक्स करेंगे, आप सीज फायर का वायलेशन करेंगे, तो हम हॉस्टेजेस को फ्री नहीं करेंगे। बट हो क्या रहा था, जब से सीज फायर हुआ था तो पैलेस्टीनियंस जो हैं वो अलग अलग इजिप्ट, जॉर्डन, जहाँ चले गए थे, या फिर कुछ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इजरायली में भी काम करने जाते हैं, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब हमास जो एक मिलिटेंट ग्रुप है वो इन पैलेस्टीनियंस को ढाल बना के इन सारी चीज़ों को अटैक करता है। देखिए, सब अपने अपने इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे हैं, बट नुकसान होता है जनता का। चाहे वो पैलेस्टीनियंस हो, चाहे वो इजराइलीज हो, कोई भी हो, उन लोगों का नुकसान होता है। जाने जाती हैं, उनके हाउसेस डैमेज होते हैं, उनको कहीं और रिहेबिलिटेट करना होता है, वो कहीं और डिस्प्लेस किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इजराइल ये कहता है कि गाजा सीज फायर विल एंड अगर हमास हमारे हॉस्टेजेस को फ्री नहीं करता है तो। और फिर जब पहला फेज होता है उसके बाद में जो इजिप्ट है, कतर है, यूएस है, ये सारे मीडिएटर्स हैं, क्योंकि ना इजराइल डायरेक्टली हमास के साथ में टॉक करता था और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली हमास के साथ में बात करता था। क्यों? क्योंकि हमास को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 1997, और यही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फॉलो किया। बट ट्रंप ने एकदम से फ्लिप मारा है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी और रशिया के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं थे यूएसए के, इनके आते ही यूएस ने रशिया के साथ में बात करना शुरू कर दी, वहां पे फ्लिप मारा। और उसके बाद में अब वो हमास से भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं, और इजराइल को पता चला नहीं, तो इजराइल के दिमाग में भी शक हुआ। लेकिन ट्रंप ये बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें निकल के आती हैं, लेकिन सेकंड सीज फायर जो है वो फेल हो जाता है। जिस तरीके से इजराइल और हमास टेबल पे नहीं आ पाते, और जो इजराइल की डिमांड होती है इसको आप 6 हफ्ते एक्सटेंड कर दीजिए, वो नहीं मानते, और ये बोलते हैं कि भैया हमें तो परमानेंट ट्रूस चाहिए, आप इजरायली फोर्सेस विड्रॉ कर लो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, तो फिर बाद में सीज फायर नहीं हो पाएगा। और हमास जो है वो इजराइल का जो फॉर्मुलेशन है, जो इजराइल ने बोला था कि भैया आप फर्स्ट फेज को एक्सटेंड कर लीजिए, उसको हमास रिजेक्ट कर देता है। अब बात ये आती है कि उसके बाद में क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात, ठीक है, मैंने मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स देखे हैं काफी, लेकिन वो इतनी चीज, देखो एक तो ब्रीफली बताना होता है, बट कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए, राइट। तो होता क्या है कि इजराइल जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा था गाजा को, चाहे वो खाना भेजना हो, वाटर भेजना हो, या फिर मेडिकल सप्लाईज भेजना हो, उसको बंद कर देते हैं। अब हमास ये बोलता है कि अगेन जो इजराइल है उन्होंने एक बहुत ही भद्दी स्ट्रेटेजी अपना ली है, जिससे कि वो चाहते हैं कि हमारे पैलेस्टीनियंस जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भूखे ही मर जाएं, राइट। ये उनकी स्ट्रैटेजी है जिससे हमास मान जाए, क्योंकि हमास अगर सपोर्ट करता है तो उसको मानना चाहिए, लेकिन हमास मान नहीं रहा है। वो क्लेम तो कर रहा है, लेकिन अगर आपको सीरियसली अपने लोगों की पड़ी है तो आपको मान जानी चाहिए बात, ठीक है। अब आपके सामने दोबारा से ये सवाल ये आता है कि इजराइल ही क्यों एड भेज पा रहा है? क्योंकि यूनाइटेड जो कि यूएस है और जो इंटरनेशनल प्रेशर है उस पर यह प्रेशर बना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल ने जितने भी ब्लॉकेड्स लगा रखे हैं, यानी कि अगर लैंड से कोई सप्लाई करना चाहता है तो वहां पे ब्लॉक लगा रखा है, अगर समुद्र से कोई करना चाहता है तो वहां ब्लॉक लगा रखा है, एयर से कर रखा है तो वो ब्लॉक लगा रखा है। एक राफा क्रॉसिंग थी
राफा क्रॉसिंग थी, जो आपने पढ़ा होगा, वी स्टैंड विद राफा। राफा क्रॉसिंग पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इजराइल का एक्सेस नहीं है, नहीं तो बाकी गाजा के अंदर जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं, जो भी एक्सेस पॉइंट्स हैं, उन पे सब में इजराइल ने ब्लॉकेट लगा रखा है, रेस्ट्रिक्ट लगा रखा है। इसलिए इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है, क्योंकि उससे क्या डर है, उसे डर बताता हूं मैं। लेकिन वो अब जो राफा क्रॉसिंग है वहां पे क्या है, इजिप्ट रेगुलेट करता है, तो इजिप्ट के साथ में डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप वहां से कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं भेजोगे। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और इसलिए उन्होंने राफा पे भी अटैक किया था इजराइल ने, क्योंकि उन्हें शक था कि यहां से कोई ना कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही है। अब इजराइल को यह डर है कि अगर मैंने मान लीजिए एक्सेस पॉइंट छोड़ दिए, बाकी नेशंस जो हैं वो सप्लाई करने लग गए, तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की एवज में कोई उन्हें पैसा पहुंचा दे, राइट, कोई उन्हें आर्म्स एम्यूनिशन पहुंचा दे, जिससे कि हमास हमसे फाइट करता रहे, राइट। जैसे आज अगर रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है तो यूक्रेन को पैसा पहुंचाया गया है, यूक्रेन को आर्म्स और एम्यूनिशन पहुंचाए गए हैं। ये चीज आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। अब इजराइल ने जो है एड जो है बंद कर दी, फिर उसके बाद में जैसे ही सीजफायर डील खत्म होती है तो इजराइल नॉर्थ गाजा पे भी अटैक कर देता है, राइट। तो उन्होंने सीजफायर डील थी उसके बीच में भी अटैक कर दिया। अब सीजफायर, पहले तो उन्होंने स्टारवेशन का तरीका अपनाया कि भैया अगर आप नहीं मान रहे हो तो हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं देंगे। दूसरा तरीका ये है कि भैया अटैक कीजिए, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब आगे कैसे स्टोरी अनफोल्ड हो रही है और क्या डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा, चाहे से वो इजराइल की तरफ हो, चाहे से वो हमास की तरफ हो, राइट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। आगाज 2027, जिसमें मैं साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज कवर करा चुका हूं। कल मेरा ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज कवर कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल करना मत भूलिएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, वो है UV50, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस में एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, आपने GS1 में ज्यादा ध्यान दे दिया है, तो 2999 मधुकर कोटावे सर ने अपना एक पर्सनलाइज कोर्स डिजाइन किया है। अब क्या होता है, उसी बीच में ट्रंप अपना एक प्लान डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर सीजफायर के बाद में वो ये कहते हैं कि मैं गाजा को हथिया लूंगा और इजराइल को हैंडओवर कर दूंगा, और जितने भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं उनको मैं बाहर कर दूंगा, वो इजिप्ट में जाएं, जॉर्डन में जाएं, जहां जाना है उनको वो जाएं, राइट, उनको मैं डिस्प्लेस कर दूंगा। अब उसके बाद में जो वहां के अरब नेशंस हैं, राइट, जैसे कि आपका इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक इमरजेंसी समिट बुलाते हैं इजिप्ट कैरो के अंदर। अब जो पहली जो सीजफायर डील एक्सटेंड होनी थी, सेकंड सीजफायर की, सॉरी, जो सेकंड फेज की बात होनी थी, उसको वो भी इजिप्ट के कैपिटल कैरो में ही होनी थी। फिर ये एक समिट बुलाते हैं और एक गाजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान डिजाइन करते हैं, जो कि फेज 1 इंटरिम मेजर्स है, जिसमें $3 बिलियन दिए जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन में $20 बिलियन दिए जाएंगे, गवर्नेंस में $30 बिलियन दिए जाएंगे। ये सारी की सारी बात की जाती है कि भैया ये मैनेज किया जाएगा टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंदर आते होंगे। फिर हम उसके बाद में जो मलबा है, जो डिस्ट्रक्शन है, उसको क्लियर करेंगे, हाउसेस को बनाएंगे, फिर उसके बाद में हाउसिंग देंगे, वाटर देंगे, उसके बाद में टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। ये सारी बातें करते हैं, यानी कि गाजा को पूरी कंप्लीटली तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, राइट। वहां पे जो भी बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे हाउसिंग हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो भी हो। साथ साथ में पैलेस्टीनियंस को जाने की जरूरत भी नहीं है। ये उनका प्लान होता है वहां पे। और अभी आपको रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो काफी यूरोपियन नेशंस, साथ साथ में इस्लामिक नेशंस, अभी 2-3 घंटे पहले की बात है, यूरोपियन नेशंस और इस्लामिक नेशंस भी, जो अरब समिट में प्लान बनाया गया है गाजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान, जो कि अराउंड $53 बिलियन का है, उसको वो अप्रूवल मार रहे हैं, उसको वो बैक कर रहे हैं। बट यूएस और इजराइल जो है इस प्लान को बिल्कुल मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, जो अल्टरनेटिव दिया जाता है ट्रंप के गाजा प्लान का। अब ट्रंप का गाजा प्लान क्या था, मैं इसको हथिया के इजराइल को दे दूंगा और पैलेस्टीनियंस को बाहर बजा दूंगा, और वहां पे आपको एआई वीडियो भी दिखाऊंगा कि मैं अच्छे से रेस्टोरेंट बनाऊंगा, बहुत बड़ा डेवलपमेंट करूंगा, वो चीज देखने को मिलती है। अब जिसकी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और जो अरब ने अल्टरनेटिव प्लान किया वो यूएस और इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है। ये अभी तक हमें देखने को मिला है। और फिर उसके बाद में यूएस कंफर्म करता है कि हम जो है हमास के साथ में डायरेक्टली टॉक कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमास एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर भी आप बात कर रहे हैं तो आप फ्लिप कर रहे हैं, और जो बात हो रही है वो सीक्रेटली हो रही है। इस वजह से ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है कि क्या चल रहा है। फिर ट्रंप जो है थ्रेटन करता है पैलेस्टीनियंस इन गाजा को कि अगर आपने इजरायली हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा तो मैं हेल बना दूंगा, यू आर गोइंग टू बी डेड, यू नीड टू हेल टू पे।
अगर इजरायली कैप्टिव्स को नहीं छोड़ा गया। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन लीडर जो हैं वो भी रियलिस्टिक अरब प्लान फॉर गाजा को बैक कर रहे हैं, साथ साथ में इस्लामिक जो नेशंस हैं वो भी अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रम्प ने गाजा का टेक ओवर प्लान बताया था। अब आपको ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही होंगी, इसलिए मैं डिस्कशन करता हुआ नजर आता हूं। अब हो क्या रहा है और आगे हम क्या बात कर सकते हैं। अब देखो इशू क्या है, उससे पहले आप ये जानो कि क्या क्या बातें हुई। तो जो यमन में हाउदीज हैं, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, राइट, जो पार्ट है ईरान के एक्सिस रेजिस्टेंस का, उन्होंने बोला है कि अगर इजराइल जो एड रोक रखी है, अगर वो एड नहीं देगा, क्योंकि गाजा हॉस्पिटल जो है वो अभी फ्यूल पे बहुत, उनके पास में कम फ्यूल बचा है, कम उनके पास में रिसोर्सेज हैं, तो बोलते हैं कि हाउदीज ये थ्रेटन करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने एड दोबारा चालू नहीं करी, तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसी सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन इजराइल ने अभी गाजा पे अटैक कर दिया है, जिसमें कि 3 लोग मारे गए हैं जब हमास और इजिप्ट जो है सीज फायर टॉक कर रहे थे, जिसमें कि इजराइल ड्रोन जो है वो राफा को हिट करता है और 3 पैलेस्टीनियंस की इसके अंदर जान चली जाती है, जिसकी वजह से अब और दिक्कत आ चुकी है। अब हमास ये बोलता है कि हम डायरेक्ट टॉक्स के लिए रेडी तो हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए नजर आते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड्स क्या है उसके बारे में एक बार आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, जब जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब वो हमास के साथ में बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो ये बात कर रहे हैं कि आप इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दीजिए, वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की तो बात ही नहीं कर रहे। पहली चीज तो इस तरीके से लगता है कि वो एक मीडिएटर नहीं है, वो इजराइल की साइड अलाइन करते हैं, और ये चीज हमें पसंद नहीं है। पहली चीज तो वो ये कहते नजर आते हैं कि आप मीडिएटर हो तो आप एक साइड क्यों झुक रहे हो, और एक साइड झुक के फिर आप क्या कर रहे हो, पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स की तो बात ही नहीं कर रहे, राइट। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कहा जाता है कि आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप सिर्फ इजराइल के बारे में बात कर रहे हो, आपको हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब जब यूएस डायरेक्टली इंगेज कर रहा है हमास के साथ में, तो यह कहा जा रहा है कि यूएस सिर्फ उन्हीं अमेरिकन हॉस्टेजेस की बात कर रहा है, इजरायली अमेरिकन हॉस्टेजेस की बात कर रहा है, वो प्रॉपर इजरायली हॉस्टेजेस की बात नहीं कर रहा। अब इजराइल ने पहले भी कहा था कि आप हमास के साथ में डायरेक्टली बात मत कीजिए, बट उसके बाद में भी ये बात की गई और इसको सीक्रेट रखा गया जब तक इजराइल को दूसरे चैनल से पता नहीं चला। और नेतान्याहू और उसकी टीम जो है इसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है कि आप प्लीज इनके साथ में बात मत कीजिए। अब जो रॉन डर्मर है, नेतान्याहू के बहुत ही क्लोज एड हैं, इन्हें राइट हैंड कहा जाता है नेतान्याहू का, उन्होंने यूएस एनवॉय एडम बोहलर से बात करी और बहुत ही हीटेड एक्सचेंज हुआ उन दोनों के बीच में, जिसमें कि ये बोला गया कि आप तो हमारे विदाउट हमारा कंसेंट, विदाउट हमसे बात करे हुए आप हमास के साथ में डील कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर उसके बाद में डर्मर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमने कोई भी प्रिजनर एक्सचेंज डील नहीं करी है, विदाउट इजराइल कंसेंट हम ऐसा करेगी में नहीं। क्योंकि उन्हें ऐसा, देखो पहली चीज, हमास को तो ये लग रहा है कि आप सिर्फ हमसे अमेरिकन हॉस्टेजेस मांग रहे हो, राइट, आप हमसे पैलेस्टीन प्रिजनर्स की तो बात ही नहीं कर रहे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने कैसे डिफेंड किया, ट्रंप ने ये बोला कि जो हम सीक्रेटली टॉक कर रहे हैं ये इजराइल के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, जिससे कि उनके हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएं। और यहां पे पता चल रहा है कि वो शायद सीक्रेटली प्रिजनर एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं विदाउट इजराइल कंसेंट। तो ये सारे इशू निकल के आते हैं। यूएस जो है उसका एम सिर्फ ये है कि वो 4 अमेरिकन हॉस्टेजेस जो कि अभी डिजीज हैं, जो मर चुके हैं, उनको, साथ साथ में एक 21 साल का एक लड़का है एडन अलेक्जेंडर, जिसका भी वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो उसकी हालत है वो दिखाई जा रही है, सिर्फ इस पे फोकस कर रहा है, इजरायली हॉस्टेजेस पे उसको फर्क नहीं है। अब जब सीक्रेटली बात होती है ना, तब दोनों साइड्स कंफ्यूज रहते हैं, हमास को पता नहीं इजराइल क्या सोच रहा है, इजराइल को पता नहीं कि यूएसए क्या सोच रहा है, इस तरीके से सारी चीजें निकल के आती हैं। बट एक लॉन्ग टर्म ट्रूस जो है वो तो सिर्फ यही हो सकता है कि जो रिमेनिंग हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दिया जाए, जो हमास के लीडर्स हैं उनको सेफ एक्सिट गाजा से मिल जाए, आप वॉर को एंड कर दो। और इजराइल जो है सिर्फ कंसर्न्ड है अबाउट कि आप पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को अगर आपने रिलीज कर दिया इन एक्सचेंज फॉर अलेक्जेंडर, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसी वजह से हमें सारा इशू देखने को मिल रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हमास जो कि एक प्रॉक्सी है, ईरान के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे हाउदीज और हिजबुल्ला को यूज किया जाता है, वो अटैक कर देते हैं, वो प्रिजनर्स को ले जाते हैं, फिर इजराइल पैलेस्टीन प्रिजनर्स को बुला लेता है, फिर इजराइल ब्लॉकेड लगा देता है। इजराइल ब्लॉकेड लगाने के बाद में सप्लाईज होती नहीं है क्योंकि इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। फिर 15 महीने तक ये वॉर चलती है, जिसमें कभी हाउदीज अटैक कर रहे हैं, कभी हमास अटैक कर रहा है, कभी हिजबुल्ला कर रहा है, कभी इजराइल कर रहा है। इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हुई नजर आती हैं। और अभी तो इजराइल और ईरान के बीच में भी काफ़ी हीटेड एक्सचेंज हो गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम डायरेक्टली वॉर लड़ने आ जाएंगे। और अब अभी पहला सीज फायर जो
सीज़ फायर का पहला फेज़ है वो एंड हुआ है, दूसरा फेज़ है वो भी स्टैंड स्टिल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही। और जिस तरीके से यूएस ने एंट्री मारी है जब हमास से वो डायरेक्टली बात कर रहा है, तो ये सारी चिंता की बात है। होपफुली आपको पूरा का पूरा ये जो है समझ में आया होगा। कॉम्प्रहेंसिवली मैंने ब्रीफली बात करी है, मैं बिल्कुल बारीकियों में जाऊं इसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्यों अटैक किया गया, क्यों इजराइल जो है इन पे अटैक कर रहा है, इजराइल ने क्यों ब्लॉकेड कर रखा है, राइट। ये सारी चीजें पता नहीं चाहिए। और इजराइल ही क्यों ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है और हमास क्यों ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एट द एंड सिर्फ यही मुद्दा है कि वॉर रुके और जो वहां के लोग हैं वो शांत रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। इसीलिए राइट ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी कल लाया आपके लिए 9 मार्च को एक मॉक टेस्ट जो कि आप डायरेक्टली दे सकते हैं। थैंक यू फॉर listening to me, giving me this much love, showering me this much love. I really respect that. I really appreciate that. So again, thank you very much for giving me precious time. Stay safe, stay happy. Shabba khair. And tomorrow is India New Zealand. Hope India wins.